नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारी आज की खास पेशकश बिन हथियार साइबर पर प्रहार में आपका स्वागत है। किसी भी जंग में उतरने से पहले उसकी तैयारी मुकम्मल हो यह जरूरी है। बिना तैयारी किसी भी जंग को जीतना कतई आसान नहीं होता। इन दिनों सोशल मीडिया पर भी जंग लड़ी जा रही है। सोशल मीडिया पर निगरानी को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, लेकिन इस गाइडलाइन का इंप्लीमेंट कैसे हो, इसको लेकर टेंशन थोड़ी बढ़ गई है। वर्तमान में राज्य साइबर सेल के पास शिकायतें ज्यादा है और स्टाफ कम है। साथ ही तकनीक के मामले में भी काफी पीछे है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे इस नई गाइडलाइन का इंप्लीमेंटेशन हो सकेगा। गाइडलाइन को 3 महीने में लागू करना है, तो क्या उससे पहले सभी जरूरतें पूरी कर ली जाएंगी? सवाल तो यह भी है कि यह गाइडलाइन सिर्फ फाइलों तक ही सिमट कर रह जाएगी क्या? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे, जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। केंद्र ने जो सोशल मीडिया की नई गाइडलाइन जारी की है, उसके तहत 15 दिन में केसों का निपटारा करना होगा। लेकिन अब इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आखिर क्यों? पहले देखिए रिपोर्ट। जंग चाहे सरहद पर लड़ी जाए या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जंग जीतने के लिए जितनी कारगर रणनीति होती है, उतने ही ज़रूरी होते हैं जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार और उन हथियारों को चलाने वाले योद्धा। किसी भी जंग को जीतने की कल्पना इसके बिना नहीं की जा सकती। इन दिनों देश से लेकर प्रदेश में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साइबर जालसाज के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। सोशल मीडिया को लेकर केंद्र ने नई गाइडलाइन भी जारी की है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट कैसे हो, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट न हटाने पर एफआईआर दर्ज करने वाली राज्य साइबर सेल शिकायतों की लंबी फहरिस्त के बोझ तले दबी है। इस बोझ को कम करने के लिए जहां स्टाफ की कमी है, वहीं तकनीकी तौर पर भी कहीं ना कहीं पीछे है। दरअसल सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के मकसद से केंद्र सरकार ने 25 फरवरी को नई गाइडलाइन जारी की। ये नियम 3 महीने में लागू कर दिए जाएंगे। ऐसी शिकायतों का निपटारा 15 दिन के भीतर करना होगा। लेकिन साइबर जालसाज से जंग में हम आज कहां खड़े हैं, इस पर नज़र डालें तो पाएंगे कि राज्य साइबर सेल फिलहाल 5 संभाग भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में ही काम कर रही है। इसमें कुल 9 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। भोपाल संभाग में आने वाली शिकायतों की जांच के लिए 3 जांच अधिकारी हैं। हर एक के पास 1500 से 1900 शिकायतों की जांच है। वहीं राज्य साइबर पुलिस को नेटवर्क फॉरेंसिक के लिए नए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। हालांकि साइबर सेल के पास ऐसे नए सॉफ्टवेयर हैं जो डिलीटेड डाटा मिररिंग, क्लोनिंग, डिस्क फॉरेंसिक कर पाने में कारगर हैं। ऐसे हालात में अब 15 दिनों में केस कैसे सुलझेंगे, ये बड़ा सवाल है। जाहिर है कि साइबर क्राइम के केस बढ़ते देख सरकार ने इस पर लगाम कसने की तैयारी तो कर ली। सवाल तो यही है कि अगर साइबर जालसाज से निपटने के लिए साइबर सेल को और मजबूत करने पर मंथन नहीं किया गया, तो साइबर अपराधों पर लगाम लगाना इतना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल। तो मसला यही है कि आखिर ये केस सुलझेंगे कैसे, क्योंकि तादाद काफी बढ़ गई है और इसी पेशकश में हम चर्चा करेंगे। पहले जल्दी से आपको मेहमानों से मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त भोपाल से विजय वाते जी जुड़ चुके हैं, जो कि रिटायर्ड एडीजी हैं, और रायपुर से हमारे साथ मोनाली गुहा जुड़ रही हैं, साइबर एक्सपर्ट है। विजय जी और मोनाली जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करूंगा चर्चा की सबसे पहले विजय जी आप ही से, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, क्या तकनीकी समस्या का सामना हो रहा है, इस पर तो हम जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर आपसे मैं यही समझना चाहूंगा, आपने लंबा एक समय दिया है, लंबे वक्त तक आपने काम भी किया है। हम 10 साल अगर पहले लौटें, जब अतीत में हम जाएं, तो शायद जब इंटरनेट नहीं था, तब दुनिया को 3G 4G पता नहीं था, तब साइबर अपराध बहुत कम होते थे। लेकिन बीते 5, 6 या 8 सालों में हम नजर डालें तो इंटरनेट का यूज काफी बढ़ा। इंटरनेट का यूज बढ़ा तो साइबर अपराधों की संख्या भी काफी बढ़ने लगी। ऐसे में जब शिकायत साइबर सेल के पास पहुंचती है, ठीक है, तकनीक की कमी हो सकती है, स्टाफ की कमी हो सकती है। पहले सर मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि इनिशियल स्तर पर, प्रारंभिक तौर पर किस तरह की समस्याओं का सामना स्टाफ को करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अब साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। देखिए, इस प्रश्न का बहुत ज़्यादा सही उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने सेवा काल में साइबर अपराधों से मुझे साबका नहीं पड़ा, उसको निपटने का अवसर नहीं मिला।
मैं कभी साइबर सेल में पदस्थ भी नहीं रहा, और इसलिए बेहतर होता कि जो इस वक्त सर्विस में लोग हैं जी और जो साइबर सेल का काम कर रहे हैं वही बता सकेंगे। मैं आमतौर पर जनरल पुलिसिंग के बारे में बात कर सकता हूं आपसे जी कि जनरली क्या होता है, और वही साइबर के साथ हो रहा होगा ऐसा मेरा अनुमान है। जी तो इस अनुमानित रूप से बात कर सकता हूं मैं कि क्योंकि अब नेचुरली आप स्वयं ही कह रहे हैं कि स्टाफ कम है, चैलेंजेस ज़्यादा हैं, साधन संसाधन कम है, तो समस्या तो आती होगी, स्वाभाविक रूप से आती होगी। जब संसाधन नहीं होंगे और टेक्नोलॉजी नहीं होगी और अपराध अगर रिपोर्ट होंगे तो समस्या तो आती होगी, निश्चित आती होगी। और उसका समाधान करने का प्रयास भी अभी जो लोग पदस्थ हैं वो निश्चित कर रहे होंगे, शासन भी कर रहा होगा, ऐसी मुझे विश्वास है। क्योंकि जब समस्या आती, कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बिल्कुल। अब जब आवश्यकता पड़ी है तो उसकी व्यवस्था प्रावधान भी मेरे ख्याल से सरकार करेगी, और पुलिस के अधिकारी जो अब इसको इस सेल में है वो करेंगे। मैं सर जानना चाहूंगा, आपने अपने सेवा काल में, ठीक है आप प्रॉपर साइबर सेल में तो पदस्थ नहीं रहे, लेकिन जब प्रॉपर आपने अपने सेवा काल में जो परेशानी या जो भी समस्या देखी, मैं संक्षिप्त में चाहूंगा आप उस बारे में जरा जनरल पुलिसिंग की कार्रवाई को लेकर या अपडेशन को लेकर किस तरह का आपने समस्या या कमी आपने देखी तकनीक के मामले में, स्टाफ के मामले में? जी ये बिल्कुल सही बात, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। असल में होता क्या है कि कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर ये जो है बहुत प्लान का विषय नहीं था कभी जी। तो इसमें संसाधनों की हमेशा कमी रही, हमेशा दबाव काम का ज़्यादा रहा, क्राइम के अलग बदलते हुए स्वरूप का, नए कानूनों का, अदालतों की संख्या कम होने से हमेशा पुलिस पर दबाव हमेशा ही रहा है। और आम पुलिस वाला ऐसा एकाधी शायद कोई थाने में काम करने वाला आदमी इंसान होगा, अधिकारी या कर्मचारी, जो कि 12 घंटे से कम काम करता हो। मेरे को तो जानकारी है 16-16 घंटे भी काम करना पड़ता है जी। और छुट्टी नहीं मिलती है, परिवार से दूर रहना पड़ता है, बहुत सारी समस्या आती है क्योंकि संसाधन कम है, और संसाधन बढ़ाए बिना उसका निराकरण कठिन है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है कुछ कुछ संसाधन मिलते भी जा रहे हैं, लेकिन तब समस्या और बढ़ जाती है जी। तो उस तरीके से वो एक तरह की दौड़ है जो संसाधनों और समस्याओं के बीच में लगातार बनी रहती है और वो चलती रहती है। हमेशा चैलेंजेस नए आते हैं, फिर हम उसको तैयार होते हैं उसके लिए, जब तक दूसरे नए चैलेंजेस आ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये सिलसिला बना रहता है, और मुझे यही भरोसा है कि साइबर सेल की जो समस्या है उसका भी निपटारा अवश्य होगा, और उसमें भी कुछ न कुछ अच्छी व्यवस्था होगी। बिल्कुल ठीक है आपने विजय जी, और उनका सर का यही कहना है कि नई नई समस्याएं भी आती है, ठीक है हम उसके हल की तरफ बढ़ते हैं तो फिर एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। और जनरल पुलिसिंग की हम बात करें तो हम समझ सकते हैं, साइबर सेल हो या जनरल पुलिसिंग विभाग हो, किस तरह की परेशानियों का करना पड़ता है। कई दफ़ा छुट्टी नहीं मिलती है, कई दफ़ा वो परिवार से बेहद दूर रहते हैं, कई दफ़ा ड्यूटी आवर्स उनके 12 घंटे 14 घंटे तक हो जाते हैं। ये एक आम जनरल समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं लौटूंगा विजय सर आपके पास, मोनाली जी से भी हम जरा चर्चा कर लेते हैं। मोनाली जी अक्सर हमारे साथ डिबेट में समस्या नहीं है ये जी। एक सेकंड जी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये समस्या है, ड्यूटी पे ज्यादा देर रहना समस्या नहीं है जी। ये उसका परिणाम है, काम इतना ज्यादा है और संसाधन इतने कम है कि लोड और भार ये करना पड़ता है, उसका परिणाम है। समस्या नहीं है, तो काम कर लेंगे, जी। 18 घंटे काम कर लेंगे, वो समस्या नहीं है, लेकिन काम लगातार बढ़ता जा रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं। यही लोड और भार काफी बढ़ जाता है, ऐसे में ये भी एक बड़ा हम इसको पॉइंट गिन सकते हैं चर्चा में। मोनाली जी लगातार हमारे साथ इस तरह के जब भी विषय होते हैं, डिजिटल अपराध की बात हो, साइबर अपराध की बात हो, अक्सर जुड़ती रहती है। मोनाली जी पिछली दफ़ा भी हम जुड़े थे और मुझे याद है उस वक्त हम फेक एप्लीकेशंस, किस तरह से क्लोनिंग होती है, किस तरह मोबाइल में एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर दी जाती है, इस पर हमने चर्चा की थी। आपसे जनरल हम यही समझना चाहेंगे, विजय सर ने भी यही कहा कि हम जब किसी समस्या के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो फिर एक और नई समस्या आ जाती है, ये साइकिल चलती रहती है। हम जब हैकर्स की बात करते हैं, क्लोनिंग्स की बात करते हैं, जो इस तरह के खुफिया तंत्र होते हैं जो साइबर अपराध को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं, उनकी क्या टेंडेंसी होती है, उनकी क्या मानसिकता होती है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जितना डिजिटल हम हो रहे हैं, साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं।
इसमें एक बड़ा पहलू हमेशा अक्सर हमने इन्वेस्टिगेशन में भी यही चीज़ें देखी हैं और हमारे रिसर्च एंड सर्वे में भी देखी है कि ज़्यादातर साइबर अपराध पैसे कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। फिर वो चाहे डायरेक्टली मनी फ्रॉड करें या फिर पोर्नोग्राफिक एक्टिविटी के ज़रिए लोगों से पैसे की डिमांड करें या उनके साथ ठगी करें। उनका अल्टीमेट एम यही होता है कि वो पैसे कमाना चाहते हैं और जब दिन पर दिन लोग इस तरह की खबरें पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति के खाते से 2 लाख निकाल लिए, 10 लाख निकाल लिए, तो कहीं न कहीं ये जो चीज़ें हैं ये इस तरह के लोगों को मोटिवेट करती हैं कि यदि कोई एक व्यक्ति तकनीक की सहायता से ये कर सकता है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। और यही एक रीजन है कि लोग अब साइबर अपराध की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं और साइबर अपराधियों की संख्या भी बढ़ रही है। एक और चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि तकनीक को जितना डिफिकल्ट पहले समझा जाता था अब ये उतनी नहीं रही है। काफी लंबे अरसे से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तकरीबन लगभग 10 साल हो गए हैं इस फील्ड से जुड़े। तो अब अगर हम पुरानी चीजों को आज से कंपेयर करें तो पहले हर चीज के लिए कोडिंग करनी पड़ती थी, कमांड्स देनी पड़ती थी, लेकिन आज के समय में लगभग हर चीज के लिए टूल्स या जिसे हम कहें सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। जी। और इस चीज का फायदा साइबर अपराधी उठाते हैं। जो काम हम इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं या सर्विस के लिए या ट्रेनिंग के लिए करते हैं, उन्हीं कुछ ऐसे टूल्स का इस्तेमाल ये लोग करते हैं अपराधों को अंजाम देने के लिए। और यही कारण है कि लोगों को भले ही लगे कि ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या कोई व्यक्ति अगर आईटी से रिलेट भी करता है तो भी वो इस फील्ड में आने से कतराता है, इसलिए क्योंकि इसका प्रदर्शन इस तरह से किया गया है कि ये चीजें सीखने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और जी। ये काफी बड़ा गैप क्रिएट करता है कि साइबर अपराधी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स या जिसे हम कहें कि सर्टिफाइड एथिकल हैकर या ऐसे प्रोफेशनल्स जो इस तरह के अपराधों से लड़ने के लिए सिस्टम में आ पाए या डिपार्टमेंट्स में आ पाए, उनमें कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। जरूरत ये भी है कि जिस तरह से हम नए नियम लेकर आ रहे हैं, जी। हम दो मुख्य बिंदुओं पर पहले बेहतर तरीके से काम करें। हालांकि अभी ये चल भी रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, स्पेशली स्टाफ में वो लोग जो कि आईटी या कंप्यूटर से रिलेटेड हैं या उन्होंने पहले इसमें पढ़ाई की है, उनकी इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग की जाए, उनको इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग दी जाए, जो कि दी भी जाती है, हम भी उसमें अपनी सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा नई तरह से एंट्रीज ली जाए उन ऐसे आईटी प्रोफेशनल्स की या साइबर प्रोफेशनल्स की जो कि इस फील्ड में एक्सपर्टाइज रखते हो या लंबे समय से काम कर रहे हो। जी। इसके अलावा अगर हम टेम्पररी सॉल्यूशन की बात करें या एक इंस्टेंट सॉल्यूशन की बात करें, तो जिस तरह से एक लेटरल एंट्री का कंसेप्ट है, वो भी मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट को अपनाना चाहिए, ताकि इंस्टेंटली एट द टाइम जब इस तरह की सर्विसेज की जरूरत है तो हमारे पास जो भी अवेलेबल एक्सपर्ट्स हो या जी। जो भी ऑफिशियल वर्किंग हैंड हो, हम उनको अपने साथ में इंक्लूड करके काम भी पैरेलली कर पाए प्लस ट्रेनिंग भी पैरेलली दे पाए, ताकि एक अच्छा मजबूत सिस्टम स्टैब्लिश हो सके। बिल्कुल, मैं जितना समझ पा रहा हूँ मोनाली जी ने ये तो क्लियर कर दिया है मैसेज की क्या मंशा, क्या टेंडेंसी क्या होती है। एक अपराधी जब साइबर अपराध करता है तो वो जाहिर है पैसा कमाने का उसकी एक मंशा हो सकती है, पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देना उसका एक मकसद हो सकता है, ठगना किसी को एक मकसद हो सकता है। मोनाली जी, एक छोटा सा टेक्निकल मेरा सवाल ये भी है, हम देखते हैं जब एक योद्धा युद्ध के मैदान में उतरता है तो उसका हथियार होता है जो सामने वाले को प्रहार करने में या युद्ध हराने में उसका एक हथियार होता है। वहीं हथियार के अपोजिट हम बात करें तो ढाल, उस तलवार से बचने के लिए अगर कुछ ढाल है, कुछ सुरक्षा कवच है तो वो है ढाल। तो तलवार और ढाल को अगर टेक्निकली मैं समझना चाहूं, अपराधी जब साइबर अपराध को बढ़ावा देता है तो साइबर अपराध में काम कर रही है पुलिसिंग उसको रोकने के लिए या उसको पकड़ने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है। हम तकनीक के मामले में कहां पीछे हैं, आप क्या देखती हैं? पुलिसिंग के पास या साइबर अपराध जो बढ़ रहा है, सॉफ्टवेयर्स तो कहीं ना कहीं हैकर्स नए नए निकाल लेते हैं, क्या तकनीक के मामले में आप पीछे पाती हैं साइबर ब्रांच को? मेरे हिसाब से अभी यहाँ पर दिक्कत ये है कि तकनीक तो अवेलेबल है, लेकिन डिपार्टमेंट्स के पास प्रॉपर गाइडेंस की कहीं ना कहीं कमी है। वो अपने एंड से अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि डे बाय डे हर एक नए नए तरीके की हैकिंग टेक्निक्स आ जाती हैं, नए नए तरीके से ठगी होती है। तो यहाँ पर मुझे हल्का सा स्केल गैप जरूर नजर आता है, क्योंकि ये जो आईटी का जमाना है और ये जो साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, ये आज के समय से बढ़ रहे हैं। और हमारे पास हर जगह पे हर सिस्टम में जो ऑफिसर्स हैं वो काफी पहले के एजुकेशन सिस्टम से आए हैं, एंड देन अलग तरीके के एग्जामिनेशन से उनका सिलेक्शन हुआ है। ये अपने आप में एक नई चुनौती है कि नॉर्मल ऑफिसर्स इस तरह की चुनौतियों से कैसे निपटे, इन सारी चीजों एकदम इंस्टेंट कैसे सीखे। तो हालांकि वो इस सारी चीजों की लर्निंग उनकी बराबर है, प्रॉपर है, चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इनको रूट लेवल से स्टार्ट किया जाए। क्योंकि कई बार जब भी हम ऑफिसर से बात करते हैं ट्रेनिंग के बीच में भी ये कुछ चीजें समझ में आती हैं कि जो आईटी बैकग्राउंड से रिलेटेड है उनको तो समझने में काफी आसानी होती है, वो बहुत ईजी वे में तुरंत समझते चलते हैं चीजों को। लेकिन जो आईटी से बिलोंग नहीं करते हैं या जो हम ये कह सकते हैं कि काइंड ऑफ सीनियर सिटीजन्स हैं या जो काफी एक्सपीरियंस्ड अधिकारी
अधिकारी हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी जब वो साइबर में काम करना चाहते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि उनको एकदम जीरो लेवल से इस चीज की ट्रेनिंग दी जाए, कंप्यूटर को इस्तेमाल कैसे किया जाए उस चीज से लेकर इन्वेस्टिगेशन के एंड तक की ट्रेनिंग दी जाए। तो एक मुझे यहाँ पर एक हल्का सा लूप जरूर नजर आता है, इस पर जरूर काम किया जाना चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम्स एस्टेब्लिश किए जाए, वो भले ही ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अलग अलग कैटेगराइज की प्रॉपर ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट किया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द और बहुत कम समय में इस तरह से अपराधों से निपटने के लिए एक बहुत अच्छी और प्रॉपर टीम बहुत अच्छे से तैयार हो सकती है। बिल्कुल, और यही हमारा मकसद है इस चर्चा के कि कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, सही तरीके से इसका पालन हो, स्टाफ की कमी से जो स्टाफ की कमी से इस वक्त साइबर सेल जूझ रहा है उसकी पूर्ति कैसे हो। विजय वाते जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे मैं ये समझना चाहूँगा, मुझे याद आता है जब मेरे बचपन की परवरिश हो रही थी, जब मैं अपनी किशोर अवस्था में था, तो मुझे पता था कि मेरे जीवन में दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो बुराई की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता जो अच्छाई की तरफ जाता है। अगर इस रास्ते से मैं जाऊंगा तो मैं चोर बन जाऊंगा, इस रास्ते से जाऊंगा तो मैं पुलिस वाला बन जाऊंगा। ये हमें बचपन से सिखाया जाता था, मानसिकता तय होती थी। लेकिन बढ़ते साइबर अपराध कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़े करते हैं कि आखिर इतना क्राइम बढ़ क्यों रहा है। लोग फौज में भर्ती नहीं होना चाहते हैं, पुलिस बनना नहीं चाहते, और अगर बनना भी चाहते हैं तो ठीक है, एक रिपोर्ट आती है, लेकिन बढ़ते अपराध कहीं ना कहीं वही समाज के लोग हैं जो इस तरह के अपराधों को बढ़ावा देते हैं। किस तरह की ट्रेनिंग की आप कमी पाते हैं? क्या शिक्षित करना जरूरी है, लोगों को अवेयर करना जरूरी है, या फिर सख्त कानून बनाए जाना जरूरी है? क्या पाते हैं आप कमी? नहीं, सबसे पहली बात तो समाज की शिक्षा की अगर बात करें आमतौर पे, तो समाज में तो काफ़ी शिक्षा पर ध्यान देने की ज़रूरत है ही, प्राइमरी से लेकर के ऊपर तक। हम लोग आजकल शिक्षा में इथिक्स का, नीति शास्त्र का कोई ध्यान नहीं देते हैं। समाज में केवल रोबोट बनाने की ट्रेनिंग मिल रही है कि आदमी शिक्षा के जरिए कमाए कैसे, वो पर्याप्त नहीं होता। लेकिन इससे भी अधिक, ये तो एक बहुत सामान्य बात है, एक जनरल मोटी बात है, इससे अधिक ये है कि साइबर जो है, साइबर क्राइम जो है वो एक तो बहुत आसान है करना, और आसानी से पैसा मिलता है तो किसी को दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इससे निपटने के लिए आपको साइबर पुलिस एक इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगी, एक स्वतंत्र साइबर पुलिसिंग सिस्टम की जरूरत है। और उसमें जो अधिकारी भर्ती किए जाए, कर्मचारी अधिकारी, वो जैसे वो बता रही थी हमारी पैनलिस्ट बता रही हैं जी, कि वो ऑलरेडी कंप्यूटर इंजीनियर्स हों, आईटी इंजीनियर्स हों, और उनको फिर हम पुलिसिंग की, क्राइम की ट्रेनिंग दें। ऐसा नहीं कि क्राइम की ट्रेनिंग जिनने ऑलरेडी प्राप्त की है उनको हम कंप्यूटर की दे दें, वो कठिन होगा, वो बहुत उल्टा हो जाए। मतलब गाड़ी पर मतलब बैल पर गाड़ी न रखें, गाड़ी में बैल लगाएं, घोड़ा गाड़ी में लगाएं, घोड़े पर गाड़ी न रखें। बिल्कुल। तो अगर हम इंजीनियर्स भर्ती करेंगे उस पद पर, अलग अलग पदों पर, डीएसपी, सब इंस्पेक्टर, सिपाही के जो ट्रेंड लोग कंप्यूटर के होंगे, उनको हम क्राइम की ट्रेनिंग दें, तो वो क्राइम में क्या क्या करना है वो आसान है। वो इसलिए उसके लिए स्वतंत्र पुलिसिंग की जरूरत है। क्या एक सजेशन के तौर पर, सुझाव के तौर पर हम ये मानकर चलें कि अगर इंजीनियर की या डीएसपी लेवल पर भर्ती होती है, स्टाफ की बढ़ोतरी हो सकती है? क्योंकि आंकड़े जो हम बता रहे हैं दर्शकों को, राज्य साइबर सेल इस वक्त मध्य प्रदेश में 5 संभागों में, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, कुछ इस तरह के 5 है, और हर संभाग में आने वाली शिकायतों के लिए भोपाल की बात करें तो 3 अधिकारी है। हर अधिकारी के ऊपर 1500 से 1900 करीब केसेस हैं जिनकी जांच उन्हें करना है, जो शिकायतें मिली हैं। तो जो स्टाफ की कमी से हमारा राज्य साइबर सेल जूझ रहा है, ये स्टाफ की कमी भी पूरी हो सकती है और शायद अपराध में भी कमी आ सकती है। ट्रेनिंग भी जरूरी है ना, स्टाफ भी चाहिए, और स्टाफ भी कॉम्पिटेंट चाहिए, समर्थ चाहिए, सक्षम चाहिए। जैसा अभी बता रही थी कि नई टेक्निक, ये नहीं है, बहुत सारे अधिकारी हैं, कई अधिकारी ऐसे हैं जो ट्रेंड हैं, जो बहुत एक्सपर्ट्स हैं साइबर क्राइम के, साइबर में अच्छा काम करें, लेकिन वो गिने चुने लोग हैं। आम पुलिस वाला जो, वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। आम पुलिस वाला एक आम अधिकारी आमतौर पे, तो उसके लिए जरूरी है कि आप स्पेशलाइज, चूंकि क्राइम है तो उसका मुकाबला भी स्पेशलाइज तरीके से ही हो, और स्पेशलाइज लोग ही उसको कर पाएंगे। अगर आप सामने, अगर आपके मशीन गन चल रही है तो आपको मशीन गन का मुकाबला मशीन गन से ही करना पड़ेगा। आप 10-12 बोर की बंदूकें या 10 उससे नहीं कर पाएंगे। तो केवल संख्या पर्याप्त नहीं है, संख्या और उनकी गुणवत्ता, ये दोनों के लिए आवश्यक है सुधार लाने के लिए। ये मेरा संक्षिप्त में मैं मोनाली जी आपसे चाहूंगा जवाब, क्योंकि विजय सर की बातों से भी हम ये समझ पा रहे हैं कि ठीक है, एक तो भर्ती होना, स्टाफ की बढ़ोतरी होना, दूसरा उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग के साथ साथ हम ये समझ सकते हैं कि काफी हद तक जिस समस्या का
हम समस्या का बात कर रहे हैं या समस्या का जिक्र कर रहे हैं इस चर्चा में, उस पर काफ़ी हद तक हम पार पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। मोनाली जी, आपसे समझना चाहूँगा, ठीक है, जो अभी साइबर सेल की हम बात करें, कुछ मैं आंकड़े पढ़ रहा था और कुछ तकनीकों के बारे में भी समझ रहा था। सॉफ्टवेयर कई हमारे राज्य साइबर सेल के पास हैं, डिलीटेड डाटा, मिररिंग, क्लोनिंग, डिस्क फॉरेंसिक कर पाने में कारगर है हमारा राज्य। लेकिन फिर भी तकनीक के तौर पर हम देख रहे हैं कि टारगेट दिया गया है कि आपको 15 दिन में साहब ये केस का हल करना है, निपटारा करना है, और जो अपराध हुआ है वो तो चंद सेकंड में, चंद मिनटों में हो जाता है। अपराधी क्योंकि नए नए तरकीब निकाल लेते हैं, नए नए तरीके निकाल लेते हैं, और एक ठग कब ठगी का शिकार हो जाता है पता ही नहीं चलता। साइबर अपराध इतने बढ़ गए हैं। और क्या इम्प्लीमेंटेशन का एक सही तरीका हो सकता है, आप क्या मानती है बतौर एक्सपर्ट? जिसमें मैं पहले अपराधों को सेग्रीगेट करना चाहूँगी, ताकि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से हम और जनता और जो भी ऑफिसर्स कभी भी अभी देख रहे होंगे इस शो को या बाद में भी जो देखेंगे, हम कैटेगरी वाइज अगर इन चीज़ों को समझें तो सबसे ज़्यादा भारत में होने वाले साइबर अपराधों में फाइनेंशियल फ्रॉड है, यानी कि मनी फ्रॉड है, और फिर पोर्नोग्राफिक एक्टिविटीज़, देन फिर अदर फ्रॉड है। तो इनके निपटारे के लिए भी ज़रूरी है कि हम प्लानिंग इसी हिसाब से करें। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए, अभी जैसे आपने जो एग्जांपल लिया, वो इन्वेस्टिगेशन पर्सपेक्टिव से अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेबल हैं। और लेकिन अगर हम बात करें कुछ ऐसे साइबर अपराधों की जो फिलहाल लाइव है, जैसे मान लीजिए कि किसी महिला की कोई तस्वीर ऐसी है जिसमें कुछ अश्लीलता ऐड कर दी गई है, मॉर्फिंग कर दी गई है और उसको अपलोड कर दिया गया है, वो अब भी अगर इंटरनेट पर अपलोडेड है, तब जरूरी है कि ये जो लाइव साइबर क्राइम है इस पर निपटारा किया जाए। और ये जो नए नए तरीके के नियम आ रहे हैं, वो फिलहाल इनके लिए और बेहतर तरीके से इनके रिजोल्यूशन के लिए आ रहे हैं। तो एक तो ये हो गया कि इनका निपटारा किस तरह से किया जाए। इनका जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जब भी कोई शिकायत आती है तो वो डिपार्टमेंट के थ्रू नोडल के पास जाती है, नोडल से देन डेजिग्नेटेड ऑफिसर, देन फिर सेक्रेटरी, एंड फिर उन चीजों के लिए ऑर्डर्स रिलीज होते हैं कि इस कंटेंट को हटाया जाए। अब दिक्कत यहाँ पर ये भी होती है कि जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहां से कोई एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए नंबर ऑफ पर्टिकुलर ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। जब भी कुछ ऐसा केसेस आते हैं तो ईमेल के जरिए उनसे कम्युनिकेशन करना पड़ता है और उनके रिस्पांस का वेट करना पड़ता है। अब चूंकि नई पॉलिसीज में ये चीजें आ रही है कि कंपनीज अपने यहाँ पर लोगों को हायर करे जो कि इस तरह की सिचुएशन में कानूनी या फिर हम कहें कि पुलिस डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन करेंगे, तो ये एक कम्युनिकेशन गैप के लिए एक अच्छा ब्रिजिंग का काम करेगा, ये एक जो नया तरीका है। दूसरा यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि जो फाइनेंशियल अपराध होते हैं ऑनलाइन, अगर वो है तो कहीं ना कहीं सीधे बैंक से रिलेटेड है। यदि किसी व्यक्ति के खाते से पैसे कटेंगे तो वो उसके बैंक से कटेंगे। तो रूट जो कॉज है, जो जड़ की जो समस्या है, वो यहाँ पर ये है कि यदि बैंकों के लिए भी इस तरह के नियम जारी कर दिए जाए कि आपको मैंडेटरी है कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को हायर करना जो कि जनता के भी ग्रीवेंसेस को हैंडल कर सके, प्लस अगर कानून की तरफ से या पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसी क्वेरीज आती है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले। मेरे हिसाब से 24 घंटे का समय लेना भी बहुत ज्यादा मुझे फिजिबल नहीं लगता है। बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए, अगर कोई अपराधी किसी के खाते से पैसे गायब करता है तो वो वेट नहीं करता कि मैं बाद में जाकर उसको एटीएम से निकालूंगा, वो तुरंत यहाँ से वो अपने खाते में पैसे लेते हैं, या तो फिर वो आगे और फॉरवर्ड करते जाते हैं पैसे को, या तो फिर किसी एटीएम से निकाल लेते हैं। अब चूंकि वो पैसे निकल चुके हैं तो उनको रिटर्न लाना काफी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो यदि सेम सिस्टम अगर हम बैंक में भी अगर इम्प्लीमेंट कर दे तो काफी बेहतर होगा। और इसके अलावा तीसरा ये हो सकता है कि जो एक आम पब्लिक है, हालांकि cybercrime.gov.in जो वेबसाइट है वहां से भी डायरेक्टली लोगों की कंप्लेंट दी जा रही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसके अलावा भी ये हर बहुत थाने एरिया महत्वपूर्ण बात मोनाली जी ने कही है कि किस तरह से अगर एक कंटेंट को आपको सोशल मीडिया से हटाना है तो उसकी किस तरह पहले एक हायरार्की लेवल की प्रक्रिया होती है, एक ऑफिसर से किस तरह सेक्रेटरी के पास जाता है, लेकिन कम्युनिकेशन की भी जो एक परेशानी आती है, ब्रिजिंग का काम काफी हद तक इस तरीके से हो पाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही था आज की इस डिबेट का, इस चर्चा का, कि आखिर बढ़ते डिजिटल अपराध, साइबर अपराधों को नियंत्रित कैसा किया जाए। दूसरी तरफ सरकार ने जो नई गाइडलाइन लाई है उस गाइडलाइन का इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से कैसे हो। जरूरत है कि एक्सपर्ट्स की भर्ती की जाए, उन्हें ठीक तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, स्टाफ की बढ़ोतरी की जाए, और बेशक उसके बाद हम शायद अपराधों पर लगाम लगा सकते हैं। हम करते हैं उम्मीद कि दर्शकों को भी काफी हद तक ये पूरा मसला समझ आया होगा कि किस तरह का चैलेंज है और उसका सोल्यूशन क्या है। विजय वाते जी और मोनाली गुहा जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए, वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ बिन हथियार साइबर पर प्रहार इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।